तो हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग सही होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, आज का टॉपिक है हमारा रेखीय आवर्धन के सूत्र का निगमन। आज हम लोग बड़े आराम से इत्मीनान के साथ रेखीय आवर्धन के सूत्र का निगमन करेंगे। तो रेखीय आवर्धन का सूत्र क्या होता है बच्चों? m बराबर माइनस भी अपान यू या यच डैश अपान यच, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। यही रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है ना। इसी का निगमन हम लोग करेंगे कि ये सूत्र आया कैसे। ठीक है, दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन के सूत्र का निगमन हम लोग करने जा रहे हैं। लेंस वाले टॉपिक में हम लोग करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे एक शब्द और बढ़ा दे रहे हैं, दर्पण। दर्पण के लिए, दर्पण के लिए, दर्पण के लिए रेखीय आवर्धन के सूत्र का निगमन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण बना लेते हैं। एक चित्र बनाएंगे बच्चों। देखो चित्र कैसे बनाना है, इसी सूत्र का निगमन करना है। आप लोग इसको लिखना नहीं, बस हमने इसलिए लिखा है कि आपका ये टारगेट रहे कि हमको ये लाना है। देखो, ये हमारा अवतल दर्पण है। ये दर्पण पे मैंने क्या कर दिया, पॉलिश वगैरह कर दिया। ये अवतल दर्पण का ध्रुव है। ये बच्चों मुख्य फोकस है। और ये क्या है? वक्रता केंद्र। वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रख देते हैं। ये थोड़ा सा आसान कंडीशन होता है। ठीक है, इसको समझाना थोड़ा आसान होता है। वैसे 6 स्थितियों के लिए लगभग अवतल दर्पण में 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो उन 6 कंडीशन में से किसी भी कंडीशन को हम किसी भी कंडीशन का चित्र बना करके प्रूव कर सकते हैं। लेकिन यहां पर ये जो कंडीशन होती है, इसको समझाना आसान होता है और समझना भी आसान होता है। इसीलिए हम इस कंडीशन को ले रहे हैं। कंडीशन कौन सी है? जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो। तो इस स्थिति में देखो बच्चों, आपको लिखना क्या है, जैसे कि यूवीएफ में जब संबंध लिखे थे तो उसमें शुरू के 4 से 8 लाइन मैंने लिखवाए थे। क्या कि माना यमोन यम2 एक अवतल दर्पण है, ऐसे ना बोले थे बच्चों? बोलिए, माना यमोन यम2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। ऐसे ना लिखवाए थे। फिर मैंने लिखवाया था कि वस्तु AB से चलने वाली प्रकाश की किरण, वस्तु AB से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाती है बच्चों? फोकस से होकर जाती है। और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है बच्चों। ए ने लिखे थे आप। अब देखिए, दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये दोनों प्रकाश की किरणें जहां काटती हैं वहां से मुख्य अक्ष पे लंब डालने से वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त हो जाता है। अब इसमें आपको एक काम और करना है। इसमें एक काम और क्या करना है बच्चों? यदि किसी प्रकाश की किरण को अगर हम ध्रुव से लेकर के जाएं बच्चों, कहां से लेकर के जाएं? ध्रुव से लेकर के जाएं, तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात वही उसी बिंदु से होकर के जाएगा जहां पर प्रतिबिंब बनेगा, जहां पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, मतलब इसी ए डैश से ही होकर के जाएगा। इस स्थिति में बच्चों ये देखो, बीपी क्या करेगा? बीपी एक अभिलंब का कार्य करेगा। बीपी किसका कार्य करेगा? एक अभिलंब का कार्य करेगा। और यहां पर हम कह सकते हैं कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये आपतन कोण हो जाएगा बच्चों, और ये परावर्तन कोण हो जाएगा। इस स्थिति में ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे? बराबर। इस स्थिति में ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। और इन्हीं दोनों कोणों की मदद से हम यू भी अपने संबंध लाएंगे। देखिए भी क्या है बताओ? भी क्या है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। मतलब कुछ ऐसा नियम लगाएंगे जिसमें पीबी डैश आवे बटे यू। पीबी को क्या कहेंगे? यू कहेंगे। मतलब कि कुछ ऐसा हम नियम लगाएंगे जिसमें कि पीबी का जिक्र हो और बटे में आवे। यच डैश क्या है? यच डैश प्रतिबिंब की लंबाई, ए डैश बी डैश।
यच क्या है, वस्तु की लंबाई ए बी। तो अब ऐसा कुछ नियम इसमें लगाइए जिसमें कि ए बी आ जाए, ए डैश बी डैश आ जाए, ये आ जाए, पी बी डैश आ जाए, और ये पी बी डैश आ जाए, और पी बी आ जाए। तो क्या करेंगे बताइए, क्या कर सकते हैं हम? अगर इन दोनों त्रिभुजों को ही मात्रा ले लेते हैं बच्चों, तो इन दोनों त्रिभुजों को लेने पर क्या आएगा, बीसी मिलेगा और बी डैश सी मिलेगा। तो बीसी को हम लिख सकते हैं बी पी बी माइनस पीसी। तब पीसी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, आर लिखना पड़ जाएगा, उसमें 2f आ जाएगा, काम हो जाएगा गड़बड़। इसलिए हमने ए वाला नियम लगाया है, ए वाला नियम। इस नियम से देखो क्या होता है। हम पहले क्या करेंगे, इस त्रिभुज को लेंगे, इन दो त्रिभुजों को देखिए, एक त्रिभुज ए पी बी लेंगे और एक त्रिभुज ए डैश बी डैश पी लेंगे। हम यहां पर लिखेंगे, लिखने के बाद कुछ चीजें लिखते हैं ना, उस लिखने के बाद अभी मैं लिखवा देता हूं मैटर को। उसको लिखने के बाद आप यहां पे क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए पी बी व त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में, ए पी बी व ए डैश बी डैश पी में, ए पी बी, अच्छा सॉरी बच्चों, ए पी बी लिख रहे हो तो इसको कैसे लिखेंगे बताइए? हाँ, ए पी डैश, अरे ए पी बी डैश लिखेंगे, क्योंकि दूसरे नंबर पे पी आ रहा है तो यहां भी दूसरे नंबर पे पी आना चाहिए। अब देखिए दोनों त्रिभुजों में ऐसा क्या है जो मौजूद है, तो देखो ए पी बी आई, कोण ए पी बी बराबर कोण ए डैश पी बी डैश। अब बताओ ये दोनों कोण क्यों बराबर होंगे, बोलो? प्रकाश के परावर्तन के नियम से, बोलो? प्रकाश के परावर्तन के नियम से आपतित आपतन कोण परावर्तन कोण के उस नियम से बराबर हो जाएगा बच्चों। और दूसरा कोण देखो यहां 90 90 बन रहा है, कोण ए बी पी बराबर कोण ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी। और ये क्यों बराबर होगा, तो प्रत्येक 90 डिग्री होगा बच्चों। ये क्यों बराबर होगा, तो ए हो जाएगा प्रत्येक 90 डिग्री। अब देखो यहां पर नियम कौन सा लगा, हम लिखेंगे एंगल एंगल समरूपता की कसौटी से, एंगल एंगल समरूपता की कसौटी से त्रिभुज ए पी बी समरूप त्रिभुज ए डैश पी बी डैश। त्रिभुज समरूप हो गए बच्चों। और जब त्रिभुज समरूप हो गए तो हम क्या लिखते हैं कि चूंकि हम जानते हैं, क्या लिखते हैं बच्चों, चूंकि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के समरूप त्रिभुजों के की समरूप त्रिभुजों की संगत संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, समानुपाती होती हैं। इसलिए इसलिए बच्चों क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज की ऐसी भुजा लो जिसको जो हमें चाहिए, तो हम लिखेंगे ए बी, हमको ए बी की जरूरत है तो लिखेंगे ए बी, ए बी बटे क्या लिख सकते हैं, ए डैश बी डैश। और क्या लिख सकते हैं, और हम पी बी लिख सकते हैं, पी बी बटे बी डैश या पी बी डैश, पी बी डैश। अब देखो बस हो गया बच्चों, ये आ गया सूत्र आपका। लिखेंगे परंतु देखो ए बी को क्या कहते हैं, वस्तु की लंबाई, ए डैश बी डैश को क्या कहते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई। पीबी क्या है, पीबी है वस्तु की दूरी, पीबी डैश क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। तो देखो वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, इन्हीं चारों अक्षरों का जिक्र करना है। सो वो अक्षर आ चुके हैं, अब इनको हम मान के रूप में लिख देंगे। लिखेंगे परंतु वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई ए बी बराबर है, ए बी बराबर लिखते हैं यच, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई ए डैश बी डैश
को लिखेंगे माइनस एच। क्या लिखेंगे? माइनस एच डैश। माइनस क्यों लिखेंगे? कि देखो नीचे की दूरी है ना, तो लिखेंगे माइनस एच डैश। फिर लिखेंगे वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी क्या है बच्चों? पीबी है। तो इसको भी क्या लिखेंगे? माइनस दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी क्या है बच्चों? पीबी डैश है, जिसको लिखेंगे माइनस भी, क्योंकि बाएं तरफ है। पीबी डैश किधर है? बाएं तरफ है, इसलिए भी रात में लिखेंगे। सब मान लिख लिए, अब लिखेंगे मान। ये है हमारा समीकरण नंबर 1। लिखेंगे मान समीकरण 1 में रखने पर, ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, उसमें लिख दो बच्चों। मान रखिए, ए बी के जगह क्या लिखेंगे? एच। ए डैश बी डैश के जगह क्या लिखेंगे? माइनस एच डैश बराबर पीबी के जगह क्या लिखेंगे? माइनस यू। पीबी डैश के जगह क्या रखेंगे? माइनस भी। माइनस से माइनस ये वाला क्या होगा? या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। इस माइनस एच का इधर गुणा करेंगे, चलो अच्छा ऐसे ही रहने दो। माइनस का इधर गुणा होगा माइनस भी एच, इसका इधर गुणा होगा तो प्लस यू एच डैश। देखो हमें एच डैश को ऊपर लाना है, तो हम क्या करेंगे? एच डैश इधर रहने देंगे, इस वाले एच को उधर ले जाएंगे, तो माइनस भी, और इस वाले यू को इधर लाएंगे, यू बटे एच डैश बटे एच, एच डैश बटे एच। देखो बच्चों ए आ गया हमारा समीकरण नंबर 2। ये कौन सा समीकरण आ गया? 2 आ गया। अब हम लिखेंगे परंतु, परंतु रेखीय आवर्धन से, परंतु रेखीय आवर्धन से क्या फार्मूला होता है? एम बराबर, बोलो, एम बराबर एच डैश बटे एच होता है कि नहीं? रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो यहां रेखीय आवर्धन एम बराबर एच डैश बटे एच होता है कि नहीं होता है? ए हो गया समीकरण नंबर 3। अब लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से, देखो यम इसके बराबर होता है और ये माइनस भी अपान यू के बराबर है। इसका मतलब यम बराबर एच डैश बटे एच बराबर माइनस भी बटे यू। ये तीनों ही आपस में क्या होंगे? बराबर। मतलब अब देखिए रेखीय आवर्धन के 2 सूत्र हो गए। अगर वस्तु की दूरी पता हो, प्रतिबिंब की दूरी पता हो, तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? यम बराबर माइनस भी बटे यू। अगर आपको रेखीय आवर्धन पूछ रहा हो और आपको पता हो वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी, तो यम बराबर माइनस भी बटे यू अप्लाई करेंगे, इसको छोड़ देंगे बीच वाले को। और अगर वस्तु की लंबाई दिया हो और प्रतिबिंब की लंबाई दिया हो और रेखीय आवर्धन पूछ रहा हो, तो कौन सा सूत्र लगाएंगे? यम बराबर एच डैश बटे एच लगाएंगे। इन तीनों में से किसी दो को ही लिखा जाता है। अगर यम को पूछा ही नहीं है, आपको आपको प्रतिबिंब की लंबाई दिया है, वस्तु की लंबाई दिया है, और वस्तु कितनी दूरी पर रखी गई है ये दिया है, और पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की दूरी बताओ, कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, तब कौन सा सूत्र लगाएंगे? ये दोनों। तब सूत्र लगाएंगे एच डैश बटे एच बराबर माइनस बी बटे यू। अब आप सिचुएशन को देखेंगे, सवाल को देखेंगे, कैसा सवाल दिया हुआ है, उसमें क्या क्या वैल्यूज दी हुई हैं और क्या पूछ रहा है, उस हिसाब से सवाल लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। अब यच डैश दिया है, यच दिया है, यम पूछ रहा है, तो यम बराबर यच डैश बटे यच से आ जाएगा कि नहीं? यम का मान आ जाएगा। इन तीनों में से अगर 2 दिया है, ये दोनों दिया है तो ये आ जाएगा, ये दोनों दिया है तो ये आ जाएगा, या इन तीनों में से ये और ये दिया है तो माइनस ये भी आ जाएगा, भी और यम दिया है तो यू आ जाएगा। और इन चारों में से अगर कोई 3 दिया है तो इन चारों में से कोई एक हम निकाल सकते हैं। तो अब उस सवाल के ऊपर डिपेंड करता है कि सवाल में क्या पूछा है। ठीक है, तो ये था बच्चों रेखीय आवर्धन के सूत्र का निगमन, ये आ गया फार्मूला बच्चों। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। हाँ, इसके नीचे जो लिखना था उसको लिख लीजिए। माना यम1 यम2 एक अवतल दर्पण है,
ए डैश से मुख्य अक्ष पे लंब डालने पर वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त हो जाता है। अब इतना लिखने के बाद अब यहां से लगाना स्टार्ट करिए, इसको लगाइए, फिर इसको लगाइए, फिर यहां आंसर पाइए। ठीक है, इतना कर लीजिए।